किस चोल शासक ने नई राजधानी गंगईकोंडाचोलपुरम का निर्माण किया? ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने दिख रहे होंगे, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन होगा, राजेंद्र प्रथम। ठीक है, राजेंद्र प्रथम इसका करेक्ट आंसर होगा। जहाँ पे डिस्क्रिप्शन की बात आएगी हर क्वेश्चन का, जब वहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे मिलेंगे आपको। ठीक है, मीन्स कि डी यानी कि घ इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यूरिया किसमें संश्लेषित होता है? ठीक है, यूरिया किसमें संश्लेषित होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा यहाँ पे घ नंबर आंसर, डी नंबर आंसर होगा, मीन्स कि घ होगा यानी कि लीवर में। ठीक है, और अगर बात करें यूरिया का, यहाँ पे अगर फार्मूला की बात करें तो यूरिया का फार्मूला आप नोट कर सकते, कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है, CH4N2O। ठीक है, ये इसका फार्मूला है, आप नोट कर लेंगे। चलिए, जो जहाँ इंपॉर्टेंट लगेगा आप उसे ज़रूर नोट कर लेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा क नंबर आंसर होगा, मीन्स कि ए नंबर इसका आंसर होगा, व्यक्तिगत यूनिटों से। ठीक है, व्यक्तिगत यूनिटों से इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे, जब माल की कीमतें बढ़ती है तो क्रय शक्ति क्या होता है? ठीक है, एक और से एक आध क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1-2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो उसका करेक्ट आंसर होगा घट जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पश्चिमी चालुक्य वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा घ नंबर आंसर होगा, पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय इसका जो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर, अशोक पर कलिंग युद्ध का प्रभाव कहाँ दिखाई देता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ख होगा इसका करेक्ट आंसर, शिलाओं पर उत्कीर्ण 13वें राज्य देश। ठीक है, 13वें राज्य देश। चलिए, तो यहाँ पे अगर बात करें कलिंग युद्ध का, तो कलिंग युद्ध की अगर हम बात करें तो ये मौर्य सम्राट अशोक और कलिंग के शासक अनंतनाथन के बीच 261 से 262 ईसा पूर्व भुवनेश्वर से 80 किलोमीटर दक्षिण दया नदी के किनारे लड़ा गया था। ठीक है, तो इसके बारे में एक फैक्ट आप जरूर नोट कर लेंगे कि कलिंग युद्ध के बाद अगर बात करें तो कहाँ हुआ था और किसके साथ हुआ था। तो फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, मौर्य सम्राट अशोक और कलिंग के शासक अनंत नाथन के बीच 261 से 62 ईसा पूर्व भुवनेश्वर यानी कि ओडिशा, ठीक है, भुवनेश्वर यानी कि ओडिशा से 80 किलोमीटर दक्षिण नदी के किनारे, दया नदी के किनारे लड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सूर्य की रोशनी धूप को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा सेकंड, ख नंबर आंसर होगा, मीन्स कि 8 मिनट 16.6 सेकंड लगता है समय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फॉसिल ईंधन के जलने से क्या उत्पन्न होता है? तो फॉसिल ईंधन जब जलेगा तो ये वायु प्रदूषण उत्पन्न कर देगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा ग। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, घातक मलेरिया फैलाने वाले बीमारी परजीवी का नाम क्या है? ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा घ नंबर आंसर होगा, प्लाज्मोडियम मलेरिया होते हैं। ठीक है, दरअसल मलेरिया में होता क्या है, आपको फीवर होते हैं। ठीक है, फीवर होते हैं, हाई फीवर होते हैं, वोमिटिंग आती है। ठीक है, वोमिटिंग आती है, हेडेक होता है, टायर्डनेस होता है, इन सारे लक्षण जब मलेरिया होते हैं तो होता है। और ये किसके काटने से होता है? मॉस्किटो यानी कि मच्छर के काटने से होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सेब क्या है? तो सेब यहाँ पे 4 ऑप्शन है, गुदेदार पोम, गुदेदार पीपो, मिश्रित समारा, गुठलीदार फल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 10 नंबर क्वेश्चन का वो होगा गुदेदार पोम। ठीक है, चलिए जहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा वो मैं वेरी इंपॉर्टेंट जरूर कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जल संवर्धन क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा घ नंबर आंसर होगा, तरल संवर्धन मीडियम में पादप वृद्धि। ठीक है, घ नंबर इसका आंसर होगा, यानी कि डी नंबर इसका आंसर होगा। ABCD नहीं करके यहाँ पे क ख ग घ का ऑप्शन यहाँ पे लिखा गया, इसलिए आप डी से घ भी आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे, आर्द्रता का मापन किससे किया जाता है? आर्द्रता का मापन का आंसर इसका जो होगा करेक्ट आंसर होगा वो होगा हाइग्रोमीटर। ठीक है, ए नंबर इसका आंसर होगा हाइग्रोमीटर। अब बात है कि लैक्टोमीटर की अगर बात करें तो लैक्टोमीटर से किसका मेज़र किया जाता है? तो लैक्टोमीटर का जो होता है प्योरिटी ऑफ काउ मिल्क। ठीक है, इसको टू चेक
प्योरिटी ऑफ काउ मिल्क, ठीक है। इसका जो यूज़ होता है लैक्टोमीटर का टू चेक प्योरिटी ऑफ काउ मिल्क, मीन्स कि दूध की जो है उसकी शुद्धता चेक करने के लिए, ठीक है। अब आते अगर बात करें पैरोमीटर का, तो पैरोमीटर का क्या यूज़ होता है? इसका होता है एक टाइप ऑफ रिमोट सेंसिंग थर्मोमीटर होता है जो कि यूज़ किया जाता है टेम्परेचर को मापने में जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से होते हैं, ठीक है। अगर बात करें हम हाइड्रोमीटर की, अगर बात करते हैं, आप नोट कर सकते हैं यूज्ड फॉर मेजरिंग द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड बेस्ड ऑन कंसेप्ट ऑफ ब्योयंस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते, समान संख्या में परमाणु वाले न्यूक्लियेट को क्या कहते हैं, ठीक है। समान संख्या वाले परमाणु, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए नंबर आंसर होगा समस्थानिक, ठीक है। जिसमें कि परमाणु संख्या समान होते हैं और इसका द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है, ठीक है। लेकिन इसी का जस्ट अपोजिट की बात करें, समभार की बात करें, ठीक है, समभारे की बात करें या आइसोबार की बात करें तो जस्ट अपोजिट होता है, जिसमें कि परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होते हैं और परमाणु भार समान होते हैं, ठीक है। तो आइसोटोप और आइसोबास में ये डिफरेंस एक दूसरे का अपोजिट होगा, ठीक है। आइसोटोप में जहाँ परमाणु संख्या समान होते हैं, वहीं आइसोबार में इसका अपोजिट होता है कि भिन्न भिन्न होते हैं, ठीक है। चलिए कांच क्या है? कांच जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन भाषा में ग्लास कहते हैं, ठीक है। कांच क्या है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी नंबर आंसर होगा अतिशीतित तरल, ठीक है। हालांकि कांच की कोई क्रिस्टलीय संरचना नहीं होती है और ना उसका कोई निश्चित गलनांक होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 15 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, लिटमस किससे निकाला जाता है, ठीक है, या किसमें से निकाला जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी नंबर आंसर होगा लाइकेन, ठीक है। लाइकेन या जिसे कहते हैं हम लोग शैवाल, ठीक है, लाइकेन। तो याद रखिएगा यहाँ पे अगर बात करें आखिर लाइकेन का जो होता है, लिटमस जो निकाला जाता है लाइकेन से निकाला जाता है, ठीक है। दरअसल लिटमस का यूज़ करते किस लिए? तो इसका जो मेन यूज़ है, ठीक है, इसका मेन यूज़ की अगर बात करें, यूज़ ऑफ लिटमस इज टू टेस्ट वेदर अ सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक, ठीक है। ये नोट कर लीजिएगा आप। मेन यूज़ जो है लिटमस का वो टेस्ट करने के लिए है कि ये जो सॉल्यूशन है ये एसिडिक है या बेसिक है, ठीक है। अब यहाँ पे लिटमस से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आप नोट करेंगे, ठीक है। वो क्या है? यहाँ पे लिटमस से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट सा चीज़ आप नोट करेंगे, वो क्या है याद रखिएगा। ब्लू लिटमस पेपर का अगर बात करें, जब ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो जाता है, किस कंडीशन में? जब ये एसिडिक होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स रेड अंडर एसिडिक कंडीशन, ठीक है। ब्लू से रेड हो जाता है कब? एसिडिक कंडीशन में, एसिडिक कंडीशन में, ठीक है। अगर बात करें रेड से, अगर बात करें रेड से ब्लू की बात करें, रेड से ब्लू कब हो जाता है? जब ये आपका बेसिक कंडीशन होता है, ठीक है। बेसिक कहें या अल्कलाइन कहेंगे, ठीक है। चलिए एक होता है न्यूट्रल लिटमस पेपर, ठीक है। न्यूट्रल लिटमस पेपर कैसा होता है? तो नोट कर लीजिएगा यहाँ पे न्यूट्रल, अगर न्यूट्रल लिटमस की बात करें तो न्यूट्रल लिटमस पेपर कैसा होता है? ये होता है आपका पर्पल कलर का, ठीक है, पर्पल। अगर बात करें लिटमस का, अगर बात करें पीएच की बात करें, पीएच इंडिकेटर कितना होता है? तो पीएच इंडिकेटर जो होता है 4.5 से लेकर 8.3 तक। तो कुछ लिटमस के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ था जो आपको बताना था, आप इसे ज़रूर नोट कर लेंगे, आपको काफ़ी काम की चीज़ें हैं। नेक्स्ट आते हैं, सिरके का तिक्त स्वाद किसके कारण होता है? तो 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा एसिटिक एसिड। हालांकि सिरके को इंग्लिश में क्या कहते हैं? विनेगर, ठीक है, इसे क्या कहते हैं? विनेगर, ठीक। तो एसिटिक एसिड के कारण होता है, ध्यान रखिएगा। एसिटिक एसिड का अगर यहाँ पे अगर कॉमन फार्मूला की बात करें तो इसका कॉमन फार्मूला होता है क्या? CH3COOH, ठीक है। कई बार एग्जाम में इसका फार्मूला भी पूछ दिया जाता है एसिटिक एसिड का, ठीक। तो सिरका को हम क्या कहते हैं? इंग्लिश में विनेगर कहते हैं।
अच्छा एसिटिक एसिड की यहाँ सिरके की बात करें तो सिरका बनता कैसे है, तो 5% जो होता है 5% मान के चले, ठीक है, वो होता है एसिटिक एसिड, और प्लस जो होता है बाकी जो 95% होता है वो होता है वाटर, ठीक है। तो वाटर और एसिटिक एसिड मिलकर बनता है सिरका, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि प्रसिद्ध उपन्यास प्राइड एंड प्रेजुडिस किसने लिखा था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 17 का वो होगा डी नंबर आंसर होगा जेन ऑस्टिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। 18 का होगा आंसर, ए नंबर आंसर होगा 5 जून, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बंगाल का अस्थायी बंदोबस्त किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने किया था। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक हो सकता है, ठीक है। तो इसका 20 नंबर का जो आंसर होगा वो होगा लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग, बी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इसका जो आंसर होगा बी नंबर आंसर होगा। चलिए 20 नंबर की बातें हो गई, अब आगे बढ़ेंगे सवाल पे। अच्छा 20 से कुछ और चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि यहाँ ध्यान रखेंगे आप, जैसे कि भारत में अगर बात करें नागरिक सेवा का जनक, भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग को, ठीक है। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग को क्या माना जाता है, भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है, ठीक है। चलिए इसके बारे में और भी कुछ जानते हैं। इसने 1793 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्त की पद्धति लागू की, ठीक है। 1793 में क्या किया, अस्थायी बंदोबस्त की पद्धति लागू की, जिसके तहत जमींदारों को अब जो था भू राजस्व का 90% कंपनी को देना था और बाकी 10% अपने पास रखना था, ठीक है। ये था यहाँ पे अस्थायी बंदोबस्त का कुछ कारण, ठीक है। मीन्स कि इसके जो भी फैक्ट है इसके बारे में जानेंगे यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे। भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी है। निर्वाचन सूची की तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए नंबर आंसर निर्वाचन आयोग का। तो ठीक है भाई, निर्वाचन आयोग का अगर बात करें तो इसकी और क्या क्या जिम्मेदारी होती है, बहुत सारी जिम्मेदारी होती है। आप सुने, जिम्मेदारी नोट करेंगे अपने कॉपी में, ठीक है। पहला, चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन करना। दूसरा, चुनाव करवाना। तीसरा, मतदाता सूचियों को तैयार करवाना। चौथा, राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना। पांचवा, राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह प्रदान करना। छठा, आचार संहिता तैयार करवाना, ठीक है। और भी जिम्मेदारी है जिनके बारे में आपको मेंशन किया, आप इसे नोट कर लेंगे कॉपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं निम्नलिखित में कौन सा विटामिन प्रतिऑक्सीकारक है। तो 22 का आंसर होगा सी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा विटामिन सी। अब चलिए विटामिन सी की अगर बात करें, यहाँ पे विटामिन से रिलेटेड चीज़ें हैं तो उनके बारे में कुछ जानेंगे, ठीक। यहाँ पे सी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बारे में और क्या क्या जानेंगे, जैसे विटामिन का अगर बात करें, विटामिन के अगर हम बात करें आविष्कारक की बात करें तो कौन थे, फंग थे विटामिन के आविष्कारक। अब बात करेंगे विटामिन के, ठीक है। यहाँ पे एक ही चीज़ मेंशन हो गया लगता है, विटामिन के 2 जगह टैप हो गए हैं। खैर आप एक जगह कहीं पे विटामिन दूसरे भी कर सकते हैं, डी है, ठीक है, बी कर ले, ठीक है। तो के बारे में तो हो जाएगा। चलिए बी के बारे में, अच्छा अगर बात करें विटामिन बी के बारे में, तो विटामिन बी की अगर बात करें, विटामिन बी के बारे में तो में बात करते हैं कि इनके जो इन्वेंशन करता कौन है, तो आंसर होगा मैकुलन, ठीक है, मैकुलन। अगर बात करें विटामिन डी का, तो विटामिन डी का जो आविष्कारक कौन थे, हॉपकिंस, ठीक है, हॉपकिंस, नोट कर लेंगे हॉपकिंस। अगर विटामिन सी की बात करें, विटामिन सी की बात करें तो होलकट, ठीक है, होलकट नोट कर लीजिएगा, होलकट, ठीक। इस तरह से अच्छा विटामिन के की अगर बात करें यहाँ पे विटामिन के का, तो विटामिन के का आविष्कारक का नाम क्या है, इसे नोट कर ले, हेनरिक, ठीक है, हेनरिक डैम। अब इसका अगर हम रासायनिक नाम की बात करें विटामिन के का, तो विटामिन के का रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनोन, ठीक है। यहाँ पे जगह नहीं, आप सुनकर नोट कर सकते हैं, अगर ऐसे लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, जगह थोड़ा बहुत है, लिख देता हूँ ठीक है, फिलोक्विनोन, ठीक है, रासायनिक नाम, ठीक। बाकी सी की बात करें तो विटामिन सी को यहाँ पे क्या कहेंगे, एस्कॉर्बिक एसिड,
विटामिन डी की बात करें तो कैल्सीफेरॉल। ठीक है, चलिए आगे सवाल पे आते हैं। रेडियोधर्मी तत्व का उत्सर्जन करते हैं कौन? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे 23 का नोट करेंगे, इसका होगा बी नंबर, इसका करेक्ट आंसर होगा यानी कि ख। देखिए अब कुछ चीज़ इसके बारे में, फैक्ट के बारे में जानेंगे। इसका फैक्ट क्या है ज़रा नोट कर लें, सुनकर नोट कर सकते हैं आप। जिन नाभिकों में प्रोटॉन की संख्या 83 मीन्स की 83 या उससे अधिक होती है वे अस्थायी होते हैं। अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए ये नाभिक स्वतः ही अल्फा, बीटा, गामा किरणें उत्सर्जित करने लगती हैं। ऐसे नाभिक जिन तत्वों के परमाणु में होते हैं उन्हें रेडियो एक्टिव तत्व कहते हैं तथा किरणों के उत्सर्जन की घटना को रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, इसके बारे में कुछ फैक्ट था। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे कि गांधी जी के दांडी मार्च का संबंध किससे है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे डी नंबर आंसर होगा सिविल अवज्ञा आंदोलन। अब इसे कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ जैसे असहयोग आंदोलन की बात करें, कब हुआ था? 1920। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? 1919 में। ठीक है, और सिविल अवज्ञा आंदोलन की यहाँ पे बात करते हैं, ये भी हुआ था 1930 में। ठीक है, चलिए तो ये कुछ फैक्ट है, आप इसे ज़रूर नोट करें। नेक्स्ट है चुंबकन की विधि क्या है? चुंबकन की विधि क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए नंबर, इसका आंसर होगा इनके बीच या इसके बीच से दिष्ट धारा का गुजरना। ठीक है, दिष्ट धारा मीन्स कि डीसी करंट या जिसे कहते हैं एसी करंट कहते हैं, डीसी करंट कहते हैं। तो डीसी करंट क्या है और एसी करंट क्या है ज़रा यहाँ पे जानेंगे। ठीक है, तो डीसी करंट का मतलब होता क्या है? वह धारा जो सदैव एक ही दिशा में जाता हो। ठीक है, वह धारा जो सदैव एक ही दिशा में जाता हो। और अल्टरनेटिव करंट की बात करें, इसकी बात करें तो जो धारा क्या होता है परिपथ में अपनी दिशा बदलता है। ठीक है, ऐसे जाता है। क्लियर? चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में, क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? तो आंसर जो होगा डी नंबर आंसर होगा मैग्नीशियम। ठीक है, 27 में पत्तियों का लाल, नारंगी, पीला रंग किसके कारण होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी नंबर आंसर होगा कैरोटीनाइड। हालांकि अगर बात करें पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है तो सभी को पता हो क्लोरोफिल के कारण। ठीक है, तो यहाँ पे लाल, नारंगी, पीला की बात करें तो कैरोटीनाइड के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते, कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 28 का वो होगा बी नंबर आंसर होगा 1976 में। ठीक है, 29 में आते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी नंबर आंसर होगा चेमयुंगडुंग ग्लेशियर। ठीक है, अब यहाँ ये ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम स्थल है कहाँ पे? तो ये तिब्बत में है। ठीक है, ये तिब्बत में है। और अगर बात करें तिब्बत में, इसे अगर बात करें ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है? तो तिब्बत में, ध्यान रखिएगा, तिब्बत में, नेपाल की अगर बात करें, नेपाल के तिब्बत क्षेत्र में इसका उद्गम स्थल है। तो तिब्बत में इसे क्या कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को नोट कर लीजिएगा, सांपो। ठीक है, सांपो कहा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में, सांपो। अरुणाचल प्रदेश में क्या कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र। ठीक है, अरुणाचल में क्या कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। ठीक है, असम में क्या कहा जाता है? असम में इसे कहा जाता है दिहांग। नोट कर लीजिएगा, असम में कहा जाता है दिहांग। ठीक है, बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? बांग्लादेश में इसको कहा जाता है जमुना। ठीक है, बांग्लादेश में इसे क्या कहा जाता है? नोट कर लीजिएगा, जमुना, जमुना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो तिब्बत में इसे सांपो, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र, असम में दिहांग और बांग्लादेश में जमुना इसे कहा जाता है। कुल अगर बात करें इसकी कुल लंबाई, टोटल अगर बात करें, टोटल इसकी लंबाई कितनी होती है? 2900 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई। अगर सिर्फ भारत की बात करें तो भारत में इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो भारत में इसकी कुल लंबाई है 915 किलोमीटर। ठीक है, 915 किलोमीटर सिर्फ भारत में इसकी लंबाई। अगर टोटल लंबाई की बात करें, ठीक है, तो टोटल लंबाई इसकी 2900 किलोमीटर है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे नोट कर सकते हो, भारत की सबसे चौड़ी नदी। ठीक है, सबसे चौड़ी नदी में से एक मानी जाती है ये। ठीक है, सबसे चौड़ी नदी भारत की ब्रह्मपुत्र नदी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मलेरिया मादा एनोफिलीज से फैलता है। ठीक है, इसकी खोज किसने की थी?
तो आंसर जो होगा इसका 30 का वो होगा बी नंबर आंसर होगा रोनाल्ड रॉस। नेक्स्ट की बात करते हैं 31 पे कि चिल्का झील कहाँ स्थित है। चिल्का झील कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। सी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा, जिसे खारे पानी की झील भी कहा जाता है। खारे पानी की झील कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उष्मा विकिरण का असमान लक्षण यह है कि यह यात्रा करती है, 4 ऑप्शन है, किस में? ठीक है, तो 32 का आंसर होगा बी नंबर आंसर होगा, जिस माध्यम से गुजरता है उसे गर्म कर देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि नग्न आँखों से देखे जा सकने वाले कोषाणु का सबसे छोटा आकार क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए नंबर आंसर होगा माइक्रोन। ठीक है, 33 का ए नंबर आंसर होगा माइक्रोन। नेक्स्ट है हवा से पनपने वाले प्राणियों को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा उड़नशील। बी नंबर इसका आंसर होगा करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंदिरा पॉइंट किसकी दक्षिणी नोक है? तो आंसर होगा इसका 35 का ए नंबर आंसर होगा। ठीक है, 35 का ए नंबर आंसर होगा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। देखिए अगर भारत की हम बात करें तो भारत में अगर यहाँ पे अगर हम ईस्ट की बात करते हैं, ठीक है, ईस्ट में इसे क्या कहते हैं? की बी धू। ठीक है, साउथ की अगर क्या बात करते हैं तो इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट को और भी किस नाम से जाना जाता है? केप कमोरिन। ठीक है, केप कमोरिन के भी नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, अगर बात करते हैं ईस्ट हो गया। वेस्ट में क्या इसे कहते हैं? वेस्ट में से गुहार मोती कहते हैं। गुहार मोती वेस्ट में कहते हैं। नॉर्थ में क्या कहते हैं? नॉर्थ में इंदिरा कॉल कहते हैं। इंदिरा कॉल नोट कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट कि नॉर्थ में क्या कहते हैं? इंदिरा कॉल। साउथ में क्या कहते हैं? इंदिरा पॉइंट या केप कमोरिन। ईस्ट में क्या कहते हैं इसे? ईस्ट में कहते हैं इसे किबुधु, जिसे अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र में ये पड़ता है। और यहाँ पर अगर बात करें गुहार मोती जो कि वेस्ट में पड़ता है। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट कभी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, नोट कर लीजिएगा आप इसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स के लेखक कौन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी नंबर आंसर होगा महात्मा गांधी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कान का पर्दा किस जीव में नहीं होता है? तो आंसर जो करेक्ट होगा इसका सी नंबर आंसर होगा सांप में। ठीक है, सांप है क्या? तो ये रेप्टिलिया वर्ग में ये आता है। ठीक है, रेप्टिलिया वर्ग में आता है। और दूसरा क्या है भाई? ये कोल्ड ब्लडेड होता है। कोल्ड ब्लडेड ये प्राणी है। ठीक है, ये कोल्ड ब्लडेड है, प्लस ये रेप्टिलिया वर्ग में आता है और कोल्ड ब्लडेड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लोक लेखा समिति के बेसिक मूल या मूल आधार क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सभी होंगे इसके। ठीक है, इसका जो 3 ऑप्शन है यहाँ पे, 4 ऑप्शन में से तीनों इसका ऑप्शन होगा। में इसके सांविधिक निकायों, ट्रेडिंग और विनिर्माण स्कीमों में परियोजनाओं के आय व्यय को दर्शाने वाले विवरण को जांच करना, स्टोर और स्टॉक के लेखा की जांच करना, स्वायत्त निकायों के लेखा विवरण की जांच करना। ठीक है, अब यहाँ से कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ आता है। लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति को पता है क्या कहा जाता है? नोट कर लीजिएगा। प्राक्कलन समिति की इसे जुड़वा बहन कहा जाता है। प्राक्कलन। ठीक है, प्राक्कलन समिति की इसे जुड़वा बहन कहा जाता है। नोट करते जाएंगे, कुछ पॉइंट मैं बता रहा हूँ। प्राक्कलन समिति की जुड़वा इसे बहन कहा जाता है। आप पहला पॉइंट नोट कर सकते हैं। चलिए और भी क्या चीज़ यहाँ पे कर सकते हैं इंपॉर्टेंट। तो देखिए अब यहाँ पे अगर बात करें लोक लेखा समिति और दूसरा प्राक्कलन समिति। ठीक है, प्राक्कलन समिति की बात करते हैं तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है यहाँ पे नोट करिएगा। इसका कार्यकाल, इसके सदस्य का कार्यकाल जो होता है 1 वर्ष का होता है। इसका भी सदस्य का कार्यकाल 1 वर्ष का ही होता है। ठीक है, अगर प्राक्कलन समिति की बात करें, ठीक है, तो इसमें प्राक्कलन समिति में टोटल कितने सदस्य होते हैं इसे आप नोट कर लीजिए। ठीक है, प्राक्कलन समिति में एक तो पॉइंट नोट आप कर लीजिए कि 1 वर्ष का दोनों का कार्यकाल होता है। इसमें 22 सदस्य होते हैं। ठीक है, सॉरी, इसमें जो होते 30 सदस्य होते हैं और सिर्फ होते हैं लोकसभा से। ठीक है, लोकसभा से अगर इसमें बात करते हो तो इसमें कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य होते हैं। ठीक है, इसमें टोटल कितने होते हैं? 22 सदस्य होते हैं लोक लेखा समिति में, लेकिन 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। लोकसभा से और राज्यसभा से, ये नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अगर बात करें लोक लेखा समिति की बात करें, इसकी अध्यक्ष के रूप में विपक्ष के किसी सदस्य को नियुक्त किया जाता है। ठीक है, चलिए
और अगर हम और भी बात करते हैं, यह भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा दिया गया लेखा परीक्षण संबंधी प्रतिवेदनों की जांच करता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ आ रहा है बात की, भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की जो भी दिया गया चीज़ होता है प्रतिवेदन, उसकी जांच करता है। तो अभी वर्तमान की अगर हम बात करें, ठीक है, वर्तमान की बात करें कि वर्तमान में अभी जो यहाँ पे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है, ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा अभी वर्तमान में कैग कौन है, तो यहाँ पे आंसर होगा जीसी। ठीक है, जीसी मुर्मू, जीसी मुर्मू। ठीक है, नोट कर लीजिएगा कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल अभी जो प्रेजेंट भारत के हैं वो जीसी मुर्मू हैं। ठीक है, मीन्स कि गिरीश चंद्र मुर्मू जो कि क्या है, यहाँ पे अगर बात करें ये राजीव महर्षि का स्थान लिए हैं। ठीक है, ये क्या है, राजीव महर्षि जो इसके पहले थे कैग थे, अब उनके जगह पे जीसी मुर्मू को नियुक्त किया गया, मीन्स कि गिरीश चंद्र मुर्मू को नियुक्त किया गया। और गिरीश चंद्र मुर्मू कौन थे, तो फॉर्मर लेफ्टिनेंट गवर्नर जो थे यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर के थे। ठीक है, इन्हें बनाया गया। तो यहाँ से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट एक करंट अफेयर्स के तौर पे आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ब्रोफोफाइट को प्रायः उभयचर पादप क्यों कहा जाता है? क्यों? क्योंकि यह, इसका आंसर होगा डी नंबर आंसर, यह जल एवं थल दोनों में पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या है, चोल वंश में ग्राम प्रशासन के बारे में किस शिलालेख में उल्लेख मिलता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 40 का आंसर होगा डी नंबर, इसका आंसर होगा उत्तरा मेरूर। ठीक है, चलिए आगे सवाल पे आते हैं, फटाफट देखते हैं क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान कैसा है? तो भारतीय संविधान की अगर बात करें यहाँ पे तो ये है संघीय संविधान। ठीक है, इसका आंसर होगा सी नंबर, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, संविधान सभा का अगर बात करें कि इसकी गठन की अगर बात करें, संविधान के बात ही कर रहे हैं तो यहाँ पे कुछ फैक्ट आप नोट कर लें। जैसे संविधान सभा का गठन, इसका गठन हुआ था कब? ठीक है, नोट कर लीजिएगा। तो इसका गठन हुआ था जुलाई 1946 में। ठीक है, इसका जो गठन किया था जुलाई 1946 में किया गया था। सदस्यों की कुल संख्या जो थी उस समय 389 थी। ठीक, और अगर प्रथम बैठक की बात करें तो 9 दिसंबर 1946 को इसका पहला बैठक हुआ था। ठीक, तो उस समय 9 दिसंबर 1946 की जब बैठक हुआ था उस समय अस्थायी जो अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। फिर 2 दिन बाद में यानी कि 11 दिसंबर को 1946 को विशेष अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, तो कुछ फैक्ट यहाँ से ये भी आप नोट कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर होगा ए नंबर आंसर चाणक्य। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे, बेंजीन का क्या नहीं हो सकता है? तो बेंजीन का परिवर्धन नहीं हो सकता, डी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर बात करें बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करें तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C6H6 होता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं सवाल पे, फटाफट देखते हैं कि डीवीडी क्या है। डीवीडी का यहाँ पे फुल फॉर्म पूछा गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 44 का वो होगा बी। ठीक है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, इसका बी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि अर्थशास्त्र में मांग का क्या अर्थ होता है? तो 45 का करेक्ट आंसर होगा बी नंबर आंसर होगा क्रय शक्ति पर आधारित मांग। ठीक है, पर नहीं पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सूक्ष्म अर्थशास्त्र को क्या कहते हैं और क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ए नंबर आंसर होगा कीमत का सिद्धांत, ए नंबर, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, संबंधित माध्यम मध्य युग्म के क्रांतिक कोण से अधिक आपतन कोण का सघन से विरल माध्यम की ओर जाने वाली प्रकाश किरण क्या करती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा समग्र आंतरिक परावर्तन करता है। ठीक है, चलिए भारत में कौन सी नदी को खुला नाला कहा जाता है? 48 नंबर क्वेश्चन है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी नंबर आंसर होगा यमुना। ठीक है, अगर बात करें यमुना की कुल लंबाई यहाँ पे अगर बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें यहाँ पे देखेंगे जिसकी कुल लंबाई इसकी कितनी है। तो ये भारत में अगर बात करें तो चौथी सबसे लंबी नदी है। ठीक है, ये चौथी या ऐसे कर सकते हैं 4th सबसे लंबी नदी है, इसकी लंबाई है 1310 किलोमीटर। ठीक है, ठीक, और ये कहाँ से निकलती है? तो उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। अगर इसकी सहायक नदी की बात करें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सहायक इसकी नदी है वो है यहाँ पे यमुना की जो सहायक एक इंपॉर्टेंट नदी वो है चंबल नदी। ठीक है, चंबल नदी।
चलिए, तो इस नदी से रिलेटेड कुछ चीज़ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी और नोट करते हैं फटाफट कि पहला, अगर सबसे, ये तो मैंने बताया कि यमुना जो है इसका करेक्ट आंसर था, ये 4th प्लेस पे आता है, ठीक है, सबसे बड़ी जो नदी है। जैसे कि सबसे पहले 2525 किलोमीटर की बात करें, ये कौन है भाई इस किलोमीटर वाला, ये है गंगा, ठीक है, इसकी लंबाई। दूसरा अगर बात करें 1465 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। सेकंड जो लंबी नदी है भारत की वो है गोदावरी, गोदावरी। थर्ड की बात करें तो थर्ड 1400 किलोमीटर लंबी कौन नदी है भारत की तीसरी लंबी नदी, वो है कृष्णा, ठीक है, वो है कृष्णा। और अगर बात करते फोर्थ पे, इसी की बात करते 1310 किलोमीटर है कौन, यमुना, ठीक है। तो गंगा, गोदावरी, कृष्णा, यमुना नोट कर लीजिएगा। 4th प्लेस पर चौथी सबसे लंबी नदी है भारत की, और पहली गंगा, दूसरी गोदावरी, तीसरी कृष्णा और चौथी यमुना, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पे कुछ एक और इम्पॉर्टेंट बात की कि नर्मदा की बात करें कि नर्मदा और ताप्ती दो ऐसी नदी है, ठीक है, नर्मदा एवं ताप्ती, ठीक है, दो ऐसी नदी है जो कि किधर की ओर बहती है, पश्चिम की ओर, ठीक है, पश्चिम की ओर बहती है, ठीक है, नोट कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि दूध में कौन सा प्रोटीन शर्करा युग्म होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 49 का वो होगा बी, ठीक है, बी नंबर आंसर होगा। तो केसिन क्या है भाई, केसिन की अगर बात करें तो ये प्रोटीन है, ठीक है, दूध में ये प्रोटीन होता है। और अगर बात करें लैक्टोज को तो ये शर्करा है, ठीक है, दूध में विद्यमान शर्करा को क्या कहते हैं, ये लैक्टोज इसको कहते हैं, जो कि शर्करा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पंचशील के सिद्धांतों का प्रतिपादन किसने किया था, आंसर होगा सी नंबर आंसर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भीलों के प्रसिद्ध लोक नाटक का नाम क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए नंबर आंसर होगा गबरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम भारत रत्न किसे मिला, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन के अनुसार डी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। हालांकि 1954 में मिला था, और इनके अलावा दो और व्यक्ति को भी मिला था, जैसे कि सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर कृष्ण राधा कृष्ण को भी मिला था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मार्को पोलो किस लिए विख्यात है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी नंबर आंसर, चीन, भारत और एशिया की यात्रा करने के कारण ये विख्यात था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 54 पे, लेडी विद लैम्प के नाम से कौन विख्यात है 54 में, तो आंसर होगा बी नंबर आंसर, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 55 पे, अधिकतम जैविक क्षति किससे होती है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी नंबर आंसर, गामा किरणें, ठीक है। अल्फा बीटा की अगर बात करें तो अल्फा से ज़्यादा, अगर बात करें बीटा से भी सबसे ज़्यादा इसका जो होता है भेदन क्षमता होता है गामा का, ठीक है, या एक्सरे की बात करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, परमाणु बम के विस्फोट में भारी मात्रा में ऊर्जा किसके कारण निकलती है, 56 का जो आंसर होगा करेक्ट होगा वो होगा डी नंबर आंसर, न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में परिवर्तन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, किसी सिग्नल के तरंग के रूप का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है या किया जा सकता है, तो उसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए नंबर आंसर होगा, स्पेक्ट्रम मापी से, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे बात हो गई है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है धारावाहक तार कैसा होता है 58 का, तो धारावाहक तार की अगर बात करें तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी नंबर आंसर होगा, न्यूट्रल होता है, जिसमें कि यहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव दोनों आवेश इसमें होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, लोहे में जंग लगना क्या है, तो ये विद्युत रसायन परिवर्तन है, बी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सीसा जिसे लेड कहते हैं संचालक बैटरी के आवेशित होने पर क्या होता है, ठीक है, तो 60 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी नंबर आंसर होगा, सल्फ्यूरिक एसिड की खपत होती है, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पे एक और फैक्ट यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि सीसा या जिससे संचालक बैटरी की अगर बात करें, आविष्कारक की बात करें तो गेस्टन प्लांटे, ठीक है, प्लांटे ने इसका आविष्कार किया था, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, किसका, संचालक बैटरी का, सीसा संचालक बैटरी का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 61 में, संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र क्या था, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी नंबर आंसर, मसूरी, ठीक है, सॉरी मुसीरी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 62 पे, जल प्रवाह को मापने की यूनिट क्या है, तो 62 का करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी नंबर आंसर, क्यूसेक, ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा क्यूसेक, ठीक है। फिर आगे बढ़ते सवाल पे फटाफट देखते हैं,
नेक्स्ट सवाल क्या है यहाँ पे, निम्नलिखित में कौन सा प्रत्यक्ष अनुवांशिकता या जिसे जेनेटिक्स कहते हैं शब्द किसने गढ़ा था? तो 63 का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका आंसर होगा सी नंबर आंसर बेटसन। ठीक है, सी नंबर आंसर होगा बेटसन। लेकिन अगर यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हैं, यहाँ पे एक और है जोहानसन। तो जोहानसन ने क्या किया था, जीन शब्द का इन्होंने प्रतिपादन किया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी नोट कर लीजिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 64 पे कि भाई निम्नलिखित में कौन सा प्रत्यक्ष कर है? तो आंसर जो इसका होगा धन कर जो है प्रत्यक्ष कर है, सी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे सवाल पे आते हैं, फटाफट देखेंगे 65 पे। 65 में क्या है भाई, महात्मा गांधी को अर्ध नंग फकीर किसने कहा था? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा विंस्टन चर्चिल ने कहा था। ठीक है, 65 का होगा विंस्टन चर्चिल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिया गया है? तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मीन्स 66 का जो आंसर होगा ए नंबर आंसर होगा। हालांकि अमेरिका के सिद्धांत से और भी चीज़ लिया गया है, जैसे मूलभूत अधिकार लिया गया है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी अमेरिका से लिया गया है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना भी यहीं से लिया गया है, उपराष्ट्रपति का पद होना भी यहीं से लिया गया है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाना भी यहाँ से लिया गया है, न्यायिक पुनर्विलोकन का भी यहीं से लिया गया है, इसी के संविधान से लिया गया है। ठीक है, चलिए 67 में आते हैं। राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहेगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 6 सप्ताह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 68, इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? तो आंसर होगा बौद्ध धर्म। ए नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। अब बौद्ध धर्म की बात करें तो भगवान बुद्ध, ठीक है, या जिन्हें कहते हैं महात्मा बुद्ध। इससे कुछ और रिलेटेड चीज़ आप नोट कर लें। इनका जन्म, ठीक है, जन्म कब हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 563 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी नामक गांव में हुआ था। ये लुम्बिनी नामक गांव है कहाँ पे भाई? नेपाल में है। इनकी मृत्यु की अगर बात करें तो मृत्यु कब हुई थी? तो मृत्यु हुआ था यहाँ पे 483 ईसा पूर्व में हुआ था। तो जन्म 563, मृत्यु 483 ईस्वी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, रूसी क्रांति का प्रारंभ किस शहर से हुआ था? तो इसका आंसर होगा सेंट पीटर्सबर्ग। ठीक है, सेंट पीटर्सबर्ग। नेक्स्ट, जैन साहित्य को क्या कहते हैं? जैन साहित्य को अंग कहते हैं, डी नंबर इसका आंसर होगा। अब जैन से रिलेटेड भी कुछ चीज़ें याद कर रहे हैं। तो जैन धर्म के संस्थापक, ठीक है, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे भाई? संस्थापक नोट कर लीजिए, ऋषभदेव। ठीक है, ऋषभदेव। ठीक है, ये प्रथम तीर्थंकर हुए थे। ठीक है, लेकिन अगर बात करें सबसे इम्पॉर्टेंट तो 24वें जो अगर बात करते हैं 24वें जो हुए थे तीर्थंकर कौन हुए थे? महावीर। ठीक है, महावीर। तो इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। महावीर से, भगवान महावीर से बहुत बार आते हैं। इनका जन्म पूछ दिया जाता है तो 540 ईसा पूर्व। ठीक है, मृत्यु 468 ईसा पूर्व। तो जन्म और मृत्यु जरूर याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा स्रोत संघ सरकार का नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा व्यापार कर, सी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। 72 पे आते हैं, समाजवाद का प्रथम वैज्ञानिक विश्लेषण किसने किया था? तो 72 का आंसर होगा कार्ल मार्क्स, ए नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, रॉबिन्सन के अनुसार अर्थशास्त्र क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी नंबर आंसर होगा मानकीय और सकारात्मक विज्ञान दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एम.के. गांधी द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक कौन थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए नंबर आंसर माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्य का समर्थन होना चाहिए? तो इसका आंसर होगा बी नंबर आंसर होगा सदन के कुल सदस्यों में से कम 2/3 सदस्य। अब इसके बारे में और भी जाने, अगर बात करें ये किसके समय ये जो है महाभियोग, ठीक है, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का कहाँ से लिया गया संविधान? तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। पहला चीज़ आप नोट कर रहे हैं। ठीक है, पहला फैक्ट। दूसरा क्या कि अनुच्छेद 61 में इसका मेंशन है। ठीक, अभी तक एक भी ऐसा अवसर नहीं है जब राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया गया है, ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, आर्यों ने मनुष्य के जीवन को 4 डैश में विभाजित किया था, 4 आश्रम में विभाजित किया था, डी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है,
चूँकि यहाँ पे जो मानव जीवन आर्यों ने मानव जीवन को 100 वर्ष मानते हुए 25-25 के जो 25-25 वर्ष के 4 आश्रम में विभाजित किया था। तो ये आश्रम कौन कौन थे? पहला ब्रह्मचर्य, ठीक है, ब्रह्मचर्य, दूसरा क्या था? गृहस्थ, तीसरा था वानप्रस्थ, और चौथा था संन्यास, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? उसका करेक्ट आंसर होगा डी नंबर आंसर, पशुपति, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि भारत के निम्नलिखित में से किस शहर को कभी भी सूरज की ऊर्ध्वाधर किरणें नहीं मिलती हैं? तो आंसर होगा ए नंबर आंसर, चंडीगढ़। नेक्स्ट है 79 में भारत में कौन सा राज्य महत्वपूर्ण ताम्र मीन्स की तांबा उत्पादन राज्य है? तो 79 का आंसर होगा बी नंबर आंसर, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में किस युग को गलत मिलाया गया है? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी, ये गलत है। बाकी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण कोलकाता में सही है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर में सही है, भारतीय सर्वेक्षण देहरादून में सही है। तो भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ पे? तो ये भी कहाँ है? देहरादून में है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, ये दून में है, ये भी देहरादून में, हालांकि इसका ऑप्शन दे दिया मुंबई जो कि गलत है, ठीक है। चलिए 81 में आते हैं, डीएनए नाइट्रोजन आधार डैश के कारण आरएनए से भिन्न होता है, किसके कारण? थाइमाइन के कारण, डी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, सांपों की विष ग्रंथियाँ किसकी सदृश होती है? तो इसका जो आंसर होगा करेक्ट वो होगा डी नंबर आंसर, कशेरुकियों की लाल ग्रंथियाँ। नेक्स्ट आते हैं, मटर में विपरीत लक्षणों वाले कितने युग्मों का मेंडल ने चयन किया था? करेक्ट आंसर होगा ए 7, ठीक है। 84 में आते, किसी पदार्थ का अणु किसके कारण अपने परमाणु के समान होता है? तो 84 का आंसर होगा सी नंबर आंसर, एक परमाणु। नेक्स्ट, विकिरण की कण प्रकृति की पुष्टि किससे की जाती है? तो विकिरण की कण की प्रकृति की अगर पुष्टि की बात करें तो इसका आंसर होगा बी नंबर आंसर होगा, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। यहाँ पे देखिए व्यतिकरण है क्या, नोट कर लीजिएगा व्यतिकरण क्या है। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, समान आवृत्ति आयाम की दो प्रकाश तरंगें जब एक साथ किसी बिंदु पर पहुँचते हैं तो उस बिंदु पर जो होता है प्रकाश ऊर्जा का पुनः वितरण हो जाता है, इसे कहते हैं व्यतिकरण। अब विवर्तन क्या है? अवरोध के कारण किनारे से मुड़कर जब प्रकाश आगे बढ़ता है, इसे कहते हैं विवर्धन, ठीक है। तो ये जरूर नोट कर लेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, MS DOS में प्राइमरी फाइल नेम कितने कैरेक्टर का होता है या कितने कैरेक्टर का रखा जा सकता है? तो 86 का आंसर होगा बी नंबर आंसर। 87 में क्या है, USB का प्रयोग किसके लिए होता है? तो USB का प्रयोग जो होता है वो होता है पोर्ट टाइप के लिए, सी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। 88 में आते हैं, निम्नलिखित में किसे यशत पुष्प कहते हैं? यशत पुष्प को क्या और नाम है? फिलोसफर उल, ठीक है, फिलोसफर उल भी कहते हैं इसे इंग्लिश में, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 88 का वो होगा बी नंबर आंसर, जिंक ऑक्साइड, ZNO, ठीक है। चलिए यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सबसे अधिक जल धारण क्षमता किसमें होती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोमट मिट्टी, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्लोरोफिल में कौन सा पॉर्फिरिन होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 90 का वो होगा मैग्नीशियम, ठीक है। मैग्नीशियम, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ लिखने में, नोट कर लीजिएगा, ए नंबर इसका आंसर होगा मैग्नीशियम, ठीक है। Mg मीन्स मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 91 में क्या है भाई कि इस्लाम की स्थापना कब हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 7वीं सदी में, ए नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। और इसके संस्थापक कौन थे भाई? हजरत, ठीक है। इसके अगर संस्थापक की बात करें तो हजरत मोहम्मद साहब इसके संस्थापक थे, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, शिंतो कहाँ का मूल धर्म है? तो इसका आंसर होगा करेक्ट, बी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट 93 पे आते हैं, भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 93 का डी नंबर आंसर होगा 1975 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि कुषाण काल में भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण के विकसित कला की शैली को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा गंधार काल, ठीक है। 95 में आते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में पूर्ण स्वराज प्रस्ताव स्वीकार किया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 95 का वो होगा सी, 1929 के लाहौर अधिवेशन में, ठीक है।
अब इसके बारे में कुछ फैक्ट जानिए। दिसंबर 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में हुआ। ठीक है, इस अधिवेशन की नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव स्वीकार किया गया। 31 दिसंबर 1929 की रात्रि, ठीक है, 31 दिसंबर 1929 की रात्रि के 12 बजे भारत का तिरंगा झंडा लहराया गया और 26 जनवरी, ठीक है, 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। तो ये फैक्ट है, जरूर आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति का नाम बताइए। तो आंसर है डी नंबर आंसर है मोहम्मद बिन कासिम। भारत का प्रथम मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में किया गया था। ठीक है, 712 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले, मीन्स कि डी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं विश्व व्यापी महान मंदी किस वर्ष आई थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी नंबर इसका आंसर होगा 1929। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता दोनों है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी नंबर आंसर चाय। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा स्वदेशी आंदोलन। हालांकि स्वदेशी आंदोलन की अगर बात करें तो इसका संबंध यहाँ पे बंगाल विभाजन से है, मीन्स कि 20 जुलाई, ठीक है, 20 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन, ठीक है, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था। 16 अक्टूबर 1905 को यह प्रभावी हो गया। स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन के पश्चात अंततः 1911 में, ठीक है, 1911 में ये विभाजन रद्द कर दिया गया। ठीक है, विभाजन जो हुआ ये रद्द कर दिया गया। ठीक, 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ, 1911